अप्रैल 1970 के दूसरे हफ्ते में पूरी दुनिया ने देखा कैसे थके हुए, भूखे और प्यास से सताए हुए अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जिंदगी की बाजी लड़ी। जब ऑन बोर्ड धमाके की वजह से उनका चांद पर सफर नामुमकिन हो गया। उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की ब्रॉडकास्ट नशर होते ही जमीन पर मौजूद लोगों की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। जिम लॉयल, जैक स्विगट और फ्रेड हेज को मालूम था कि उनके वापस जिंदा और सलामत जमीन पर लौटने के इम्कानात कम थे। दिनों तक उन्होंने रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर गुजारा किया और उनमें से हर एक के लिए सिर्फ 6 औंस पानी मौजूद था। लेकिन फिर भी इस मुहिम के खराब स्पेस कैप्सूल के इन बहादुर लोगों ने हारना कबूल नहीं किया। ये एक अजीबो-गरीब सफ़र की कहानी है जिसमें हीरोज हर तरह की मुश्किलात का सामना करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते। मुश्किल है यकीन करना कि वो चांद से वापस आए और हर तरह के मसाइल को सॉल्व करने में कामयाब रहे, क्योंकि तब उनके सामने मसाइल का अंबार था, एक मसले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अपोलो 13 में पहला टेक्निकल प्रॉब्लम लिफ्ट ऑफ से 2 दिन पहले सामने आया। कमांड मॉड्यूल के पायलट केन मैटिंगली को जर्मन मीजल्स ने अपना शिकार बना लिया, जिसकी वजह से उन्हें फ्लाइट से उतरना पड़ा। उनका बैकअप स्विगर्ट कम वक्त में टीम में शामिल हुआ, लेकिन मिशन शुरू होने से पहले उन्होंने अपने नए क्रूमेट्स के साथ काम नहीं किया था। लिफ्ट ऑफ के दौरान दूसरे स्टेज का सेंटर इंजन 2 मिनट पहले बंद हो गया। शिप को ऑर्बिट में डालने के लिए उस स्टेज के दूसरे इंजन्स को 34 सेकंड्स तक जलाया गया, जबकि स्टेज 3 को 9 सेकंड्स तक और ज्यादा जलाना पड़ा। मिशन कंट्रोल के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये मिशन की आखिरी सबसे बड़ी खराबी होगी, लेकिन 2 दिन और 7 घंटे बाद अपोलो 13 को असल तबाही का सामना करना पड़ा। जब एस्ट्रोनॉट जमीन से लगभग 2 लाख माइल्स दूर थे, मिशन कंट्रोल ने स्विगर्ट से क्रायोजेनिक टैंक को ब्लेंड करने का कहा। यह रूटीन का काम था, लेकिन इसने कुछ गैर मामूली वाकयात पैदा किए। दूसरे ऑक्सीजन टैंक से मुंसलिक ओपन वायर जल गया, जिससे आग लगी और धमाका हो गया। फौरन ही कमांड मॉड्यूल में और मिशन कंट्रोल में अलार्म लाइट्स चमक उठी। सिमुलेशन करते वक्त ऐसा कभी नहीं हुआ था। फ्लाइट डायरेक्टर जीन क्रैंस बाद में लिखते हैं कि उन्होंने मिशन कंट्रोल के लोगों से मदद मांगी। क्रैंस और उनकी टीम पुरउम्मीद थे कि वो एस्ट्रोनॉट्स को घर लाएंगे। हर शख्स जो इस कमरे में था, उन्होंने भरपूर हौसले से काम लिया। उन्होंने एक सवाल करने वाले को बताया, इस मामले में उनका हौसला खास तौर पर बुलंद था। अपने क्रू को मौत की तरफ जाते देखते और सुनते हुए, ये कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए आपके जहन में सब्त हो जाता है। शुरू में कुछ लोग सोच रहे थे कि स्पेस क्राफ्ट के आलात मुख्तलिफ वजह से खराब हो रहे हैं, लेकिन ये ख्याल कुछ मिनट्स में ही गलत साबित हुआ। धमाके के कम अज कम 34 मिनट बाद ही लोवेल ने बाहर कुछ देखा। ही सेड टू द क्रू, हमारे स्पेस क्राफ्ट से कुछ बाहर निकल रहा है, ये कोई गैस है। जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि वो गैस ऑक्सीजन थी, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए हवा और पानी पैदा करती थी और इंजन्स के लिए तवानाई। कमांड मॉड्यूल, जिसमें 417 नॉब, लीवर, स्विच, सेलेक्टर और बटन थे, मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत अहमियत रखते थे। लेकिन फिर जब एक ऑक्सीजन टैंक फट गया और दूसरे को नाकाम कर दिया, कमांड मॉड्यूल ने तवानाई, पानी और ऑक्सीजन की मामूली मिकदार फराहम की। इसके बस बाकी रहने वाले तवानाई के जरिए 3 री एंट्री बैटरीज थीं, जो आम तौर पर सिर्फ फ्लाइट के आखिरी 2 घंटे में इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो मसला कुछ मिनट्स बाद जब एस्ट्रोनॉट्स ने धमाका सुना और महसूस किया था, उसका डायग्नोसिस हो गया था, लेकिन क्रैंस ने खुद को लानत देते हुए कहा कि 15 कीमती मिनट्स बेसबब तजावीज़ पर ज़ाया हो गए। अब जब इन हालात के पेश नज़र चांद पर लैंड करना मुमकिन नहीं रहा, तो मिशन कंट्रोल ने इंस्ट्रक्शंस दी कि चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस अर्थ की तरफ अपने स्पेस क्राफ्ट को सेट करें। खला में सफ़र करने वालों को रास्ते में काफ़ी टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन हालात में इस वक्त सबसे बेहतर ये सोचना था कि कैसे इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस ज़मीन पर जिंदा सलामत लाया जाए।
लूनर मॉड्यूल में तवानाई बचाने के लिए टेम्परेचर के मुताबिक ठंडक को कम करना था ताकि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद लोगों को जिंदा रखा जा सके। सख्त ठंड में एस्ट्रोनॉट्स को खाने, पीने और सोने की मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा लूनर मॉड्यूल में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल की वजह से एस्ट्रोनॉट्स जहरीली गैस से भी मर सकते थे। स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद सामान से ही मिशन कंट्रोल के वर्कर्स ने एक मैकेनिज्म तश्कील देने का काम शुरू किया जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रोक सकता था। ह्यूस्टन से दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एस्ट्रोनॉट्स ने नए स्क्रबर को इंस्टॉल करने और मसले को हल करने में कामयाबी हासिल की, और इस कामयाबी के पीछे टीम वर्क था कि कैसे उन हालात में सब ने मिलकर काम किया और इस मुश्किल का हल निकाल लिया। मिशन अपने इख्तिताम के करीब जा रहा था। ज़मीन के मदार में दाखिल होने के लिए कमांड मॉड्यूल को रीस्टार्ट करना था, जो पहले कभी नहीं किया गया। ज़्यादा ठंडक और कमांड मॉड्यूल के बंद होने की वजह से कमांड मॉड्यूल जम चुका था। जब एस्ट्रोनॉट्स ने री एंट्री के लिए कोर्स एडजस्ट किया और अपनी सीट्स पर बैठे तो उन पर पानी गिरने लगा। कैप्सूल में शॉर्ट सर्किट्स होने के इम्कान और भी ज़्यादा बढ़ गए और एस्ट्रोनॉट्स के वापस ज़मीन पर सलामत लौटने के इम्कानात मज़ीद कम हो गए। मिशन कंट्रोल रूम के माहौल में शदीद तनाव भर चुका था। मिनट्स घंटों जैसे लगने लगे। 1 मिनट के बाद जब एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन नहीं हुई, मिशन कंट्रोल में माहौल मज़ीद स्ट्रेस से भर गया। क्रैंस के मुताबिक 1 मिनट और 28 सेकंड्स के बाद एक हवाई जहाज़ ने कैप्सूल को देखा। मिशन कंट्रोल ने फिर से राब्ता करने की कोशिश की और स्विगेट की आवाज़ सुनी। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जहाज़ के क्रू के तकनीकी मसाइल टेक ऑफ से बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे। नंबर 2 टैंक में एक डिज़ाइन की गलती और इक्विपमेंट के गलत इस्तेमाल जो असल में अपोलो 10 के लिए तयन किया गया था और बाद में अपोलो 13 के लिए लाया गया स्पेस क्राफ्ट के लिए मसला बना। इसके अलावा प्री फ्लाइट प्रोसीजर में जब काम करने वालों ने कैनेडी स्पेस सेंटर में ऑक्सीजन टैंक को टेस्ट किया, एक टैंक को खाली करने में मसला आया, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बाकी ऑक्सीजन को बॉयल ऑफ करने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करें। इस मकसद को पाने में 8 घंटे लगे। इस तरीके ने टैंक के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मज़ीद नुकसान पहुंचाया, जिससे इसके अंदर की वायरिंग को महफूज करने वाला टेफ्लॉन इंसुलेशन पिघल गया। अपोलो 13 जब ज़मीन की तरफ करीब आया तो उसने सर्विस मॉड्यूल और ल्यूनर मॉड्यूल दोनों को अलग कर दिया। ल्यूनर मॉड्यूल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, इसलिए इसे ऐसी जगह पर गिराना था जहां वो न्यूजीलैंड के करीब समंदर में गर्क हो जाए। इस जहाज का एक पूरा हिस्सा गायब है, लोवेल ने मिशन कंट्रोल को एक खिड़की से देखकर बताया। रप्चर के करीब होने से कमांड मॉड्यूल की हीट शील्ड के साथ 3 एस्ट्रोनॉट्स और उनके ह्यूस्टन के कॉलीग्स को मालूम था कि अपोलो 13 की री एंट्री जहाज को तबाह कर सकती है, और अगर हीट शील्ड को नुकसान पहुंचा तो एस्ट्रोनॉट्स का बचना महाल है। अपोलो 13 की लेगेसी कॉम्प्लिकेटेड है। मोयर खामोनी के मुताबिक मिशन कंट्रोल और हर शख्स जो अपोलो प्रोग्राम में काम कर रहा था, उनके जज्बे और लगन के मरहूने मिन्नत ही एस्ट्रोनॉट्स को घर लाने में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इस हादसे के बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया कि चांद पर जाना और सफ़र करना इतना क्यों ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगियों दाव पर लगाकर आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। इस प्रेशर की वजह से नासा ने अपना मिशन अपोलो 20 कैंसिल कर दिया और अपोलो 18 और अपोलो 19 को भी वापस बुला लिया गया। नासा को डर था कि कहीं इस एक्सीडेंट या किसी और मुतवक्का एक्सीडेंट की वजह से उनके इदारे की साख्त मुतासर हो सकती है। 1995 में जब रॉन हॉवर्ड की $52 मिलियन की फिल्म अपोलो 13 हिट हुई और 2 अकेडमी अवार्ड्स जीती तो मिशन अपोलो 13 ने नई तवज्जो हासिल की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। फिल्म से भी ज़्यादा असल मिशन ने दुनिया की तवज्जो हासिल की। 50 साल पहले जब अपोलो 13 कमांड मॉड्यूल खुले आसमान पर समंदर में लटकते दिखा तो करोड़ों लोगों ने सुख की सांस ली। नासा के मिशन कंट्रोल के लोगों के लिए, एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज और उनकी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में आंसू बहाए गए। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट, शायद ये पूरे स्पेस एडवेंचर का सबसे दिलचस्प लम्हा था।
نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر قدم رکھتے وقت کے بھی اس لمحے سے زیادہ جب انہوں نے پہلی بار چاند کے سرفس پر قدم رکھے تھے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ انسانی تاریخ ایسی بہت سے واقعات سے بھری ہوئی ہے جہاں انسان ایک عام سوچ کو مات دے کر وہ حاصل کرتا ہے جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی، اور یہ ڈسکوریز کا سفر تا قیامت ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔